दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल गैंग का सारा भूत उतार दिया। केजरीवाल और उनके नेता जो कांड कर रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई और जमकर सुनाया। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बर्ताव पर शर्म आती है कि महिला के साथ जबरदस्ती की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विभव पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि क्या सीएम आवास गुंडा रखने के लिए है? उसने गुंडे की तरह काम किया और मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसा। उसने तब भी महिला पर हमला किया जबकि उसने अपनी शारीरिक स्थिति बता दी। कोर्ट ने पूछा कि एक महिला पर हमला करते हुए क्या उसे शर्म नहीं आई? अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव की पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज की गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना किसी एफआईआर दर्ज कराए लौट आई। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है। सिंघवी ने हत्या के 2 मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला दिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हमें उन मामलों का हवाला न दे क्योंकि यहाँ किसी तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करके शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिकता ड्रिंड है? सिंघवी ने कहा कि पहले दिन वो पुलिस के पास गई पर कोई शिकायत नहीं की लेकिन फिर 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ तो ये आपके दावे को झूठा साबित करता है। उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सिंघवी ने माना कि वो मुख्यमंत्री आवास गई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं। ये मामलों या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। हाईकोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है। कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। बता दें कि स्वाति मालीवाल मारपीट मामला क्या है। विभव पर आपकी सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास पर मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 मई को एफआईआर दर्ज की थी। स्वाति ने दावा किया था कि वो केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई। वहां विभव ने उन्हें सीएम से मिलने से रोका और मारपीट की। विभव ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे, पेट और प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। इससे उनके शर्ट के बटन टूट गए। मालीवाल के मुताबिक उनके कपड़े खुल गए थे लेकिन विभव ने मारना नहीं छोड़ा। विभव ने उनका सिर भी टेबल पर पटक दिया। केजरीवाल घर पर थे लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार ऐसे फंसे हैं कि पूरे कांग्रेस पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह और शिव बारात के सहारे पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शायद राहुल जी ने कभी महाभारत देखी भी नहीं होगी। उन्होंने राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले भाषण की कमियां भी गिनवाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदन में राहुल गांधी कर्ण को करना कह रहे थे और कृपाचार्य जी को कृपाचार्य कह रहे थे। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की किताब के सहारे राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो वे अपने सांसद से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे हैं जिसमें कांग्रेस का भी चक्रव्यूह शामिल है। आज हम उस चक्रव्यूह के 7 किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए कोड वर्ड में 7 किरदारों के बारे में बता दिया। उसके बाद उन्होंने किरदारों के कामों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन कराया, दूसरे ने तो कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी।
तीसरे चक्रव्यूह पूर्व पीएम ने देश को आपातकाल दिया और पंजाब अशांत कर दी। चौथे जो आरजी-1 हैं उन्होंने बोफोर्स दिया और सिखों का नरसंहार किया। पांचवें जो एसजी हैं उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत फैलाया। 12 लाख करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया। देश की अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया। छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति और संसदीय परंपरा को इतना नुकसान पहुंचाया जितने कि ये बाकी 6 चक्रव्यूह मिलकर नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कहा, रही बात 7वीं तो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सातों चक्रव्यूह ने मिलकर गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद जैसी चीजें दी। बता दें कि इससे पहले सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कमल को हिंसा से जोड़ दिया था, जिस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा, एक नेता ने खड़े होकर कमल पर कटाक्ष किया, लेकिन कमल का नाम तो राजीव भी है, तो क्या वो राजीव गांधी को भी बुरा मानते हैं? अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहकर राहुल के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता है उन्हें कमल से क्या आपत्ति है, कमल का पर्यायवाची तो राजीव भी है, शायद उन्हें इस बात का पता भी नहीं है। अगर होता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कमल के बारे में इस तरह की टिप्पणी भी नहीं करते। अनुराग ठाकुर ने कहा, उन्होंने कमल को हिंसा के साथ जोड़ा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मां लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक ने भी पद्मासन मुद्रा में ही समाधि ली थी। आप कहते हैं कमल की चारों तरफ हिंसा है, आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चारों ओर से फंसती जा रही है। शराब घोटाले ने मुख्यमंत्री साहब को ही जेल में ठेल दिया, तो दूसरी तरफ दिल्ली में हुई यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की मुफ्त की राजनीति पर सख्त लहजे में चेतावनी जारी की। हाईकोर्ट के मुताबिक मुफ्त की राजनीति की वजह से दिल्ली का विकास रुका पड़ा है। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब नरेश कुमार की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया जिससे बॉल फिर से मंत्री जी के पाले में ही नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि शहर में नालों पर अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि इसे बिना किसी कानून के नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने शहरी विकास मंत्री भारद्वाज के एक नोट के जवाब में दिल्ली के लिए जल निकासी योजना की सिफारिश से जुड़ी फाइल को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। इसमें दिल्ली के लिए वर्षा जल एवं जल निकासी अधिनियम की आवश्यकता भी शामिल है, ताकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कानून का मसौदा तैयार किया जा सके। दिल्ली के लिए सुझाव दिए गए वर्षा जल एवं जल निकासी अधिनियम में शहर के नालों पर अतिक्रमण और मलबा सिविक बॉडी और इंस्टीट्यूट सॉलिड वेस्ट पर एक्शन का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने भारद्वाज को भेजे गए अपने जवाब में कहा कि फाइल अगस्त 2023 से उनके पास लंबित है। भारद्वाज सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री भी हैं। राजेंद्र नगर में शनिवार शाम हुई दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुमार ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के स्थान की तस्वीरों से पता चलता है कि किस तरह से उस स्थान पर वर्षा जल निकासी प्रणाली पर इमारत के मालिकों ने अतिक्रमण कर लिया था। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसी स्थिति पूरे शहर में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए जल एवं वर्षा निकासी अधिनियम के अभाव में वर्षा जल निकासी प्रणाली में इस तरह की व्यापक रुकावट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसी समस्या के कारण जब भी दिल्ली में भारी बारिश होती है तो शहर के कई स्थान जलमग्न हो जाते हैं। एमसीडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में संपत्ति मालिकों ने नाले को ग्रेनाइट और संगमरमर के पत्थरों से ढक दिया है, जिससे उनकी सफाई की कोई गुंजाइश नहीं बची और उसमें बारिश का पानी जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। भारद्वाज ने मुख्य सचिव को भेजे अपने नोट में कहा कि उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव से इस बात की पुष्टि किया कि फाइल के संबंध में उनकी ओर से कोई निर्णय लंबित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।